हेलो एवरीवन। जैसे कि महाराष्ट्र जुडिशरी एग्जाम की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू रिवाइज सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. So before that learners, you can just follow me on Telegram channel. Link आपको description box में मिल जाएगा. So that you get to know the schedules of the special free classes that you can watch on Unacademy app, YouTube lectures, and also one another important thing is कि Unacademy पे बैच स्टार्ट हो रहा है महाराष्ट्र जुडिशरी की रैपिड रिवीजन बैच. इसमें आपका सारा प्री का सिलेबस कवर करवाया जाएगा. Offer price is only 14,000 rupees. You can just use this code to avail this to get this at this offer price. And जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So let's start with the revisions of sale of goods act. तो ये एक्ट कहाँ तक एक्सटेंड करता है? इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. एंड ये एक्ट कब फोर्स में आया था? दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st day of July 1930. तो ये सारे इंडिया पे एक्सटेंड करता है. एंड ये 1st July 1930 को जो है ये एक्ट फोर्स में आया था. नाउ वी आर स्टडिंग द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. सो सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. सो दैट इज डिफाइंड अंडर योर सेक्शन 4. दिस सेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक सेलर ट्रांसफर करता है या एग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी टू द बायर फॉर अ प्राइस. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? सपोज देयर इज अ पर्सन ए, ठीक है, ही इज द सेलर. ही हैज एग्री टू ट्रांसफर. ये एग्री करता है बी को कि मैं आपको जो है 100 बैग्स ऑफ व्हीट जो है आई विल ट्रांसफर. बी कहता है कि ठीक है मैं आपको जो है प्राइस पे कर दूंगा जो भी 100 बैग्स ऑफ व्हीट का होगा. सो दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम. या फिर एस एग्री करता है कि मैं आपको जो है इस डेट को सपोज मैं आपको 10 जून को जो है आई विल सप्लाई यू 100 बैग्स ऑफ व्हीट. एंड बी जो है एग्री करता है आई विल पे यू फॉर दिस. तो दिस मे बी कि या तो इंस्टेंटली हो सकती है, ठीक है, दैट इज एग्री. देयर कैन बी सेल. अगर तो इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है तो दैट इज सेल. अगर फ्यूचर में होती है दैट इज एग्रीमेंट टू सेल. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. So if we see what are the what are the essentials for a contract of sale. So एक seller होना चाहिए, ठीक है, parties होनी चाहिए, that is one is seller, another one is buyer. तो seller कौन है, buyer कौन है, this is defined under your section 2. तो who is a buyer? Buyer means a person जो buy करता है या agree करता है buy करने के लिए goods को. And who is a buyer? Buyer is who is a seller? Seller का मतलब क्या है? That means a person who sells or agrees to sell the goods. Similarly, we have seen कि essentials क्या है? Parties होनी चाहिए. One is seller, another one is buyer. जो subject matter है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? वो goods होना चाहिए. The subject matter of the thing is that is of the contract is goods. So what is goods? That is defined under your section 2(7). This is very important. Goods means this includes every kind of movable property. ये हर तरह की movable property को include करता है other than the actionable claims and money. So what is excluded in the definition of goods is that is actionable claims and money is not included in the definition of this. And this includes stocks and shares, growing crops, grass, things attached to or forming part of the land which are agreed to be swayed before sale or under the contract of sale. And this is including stocks and shares, growing crops, grass, ठीक है. जब तक वो लैंड का पार्ट है तो तब तक तो वो दैट इज नॉट ए मूवेबल प्रॉपर्टी. एज सुन एज दैट इज कि उसको लैंड से अलग कर दिया सो दैट बिकम्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो वो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगी. एक्शनेबल क्लेम्स इज डेल्ट अंडर टीपीए. ये हम टीपीए के अंडर पढ़ते हैं. सो देयर इट इज डेल्ट अंडर. नेक्स्ट इज एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज सेलर एंड बायर. अनदर थिंग इज कि दैट इज कि गुड्स होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर एंड प्राइस होना चाहिए. अगर कंसिडरेशन नहीं है, अगर प्राइस नहीं है, देन दैट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अदरवाइज दैट वुड बी ए बार्टर सिस्टम कि गुड्स के बदले जो है आपने गुड्स दे दी, जो पहले ही चलता था. सो प्राइस मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइस? दिस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स. उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज प्राइस. So this is the most important definition. Just need to remember this कि what goods में क्या क्या चीजें include होंगी, what this does not include. And
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वी हैव स्टडीड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट की, जो पार्टनरशिप एक्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो उसमें प्रोविजंस जो है यूज की गई हैं बट दैट आर नॉट डिफाइंड इन पार्टनरशिप एक्ट, तो उनका सेम मीनिंग होगा जो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लेते हैं, बिकॉज इस एक्ट के आने से पहले दैट वाज अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सिमिलर इज विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऑल्सो, बिकॉज इस एक्ट के आने से पहले दिस वाज द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये पार्ट था। तो एक्सप्रेशंस जो इस एक्ट में यूज किए गए हैं बट डिफाइन नहीं किए गए, but that are defined under the Indian Contract Act, then they would have the same meaning that is given to them under the Indian contract. So this I have already told you कि where under a contract of sale the property goods is transferred from the seller to the buyer, that is sale. अगर immediately transfer हो जाता है that is sale. Where the transfer of the property goods is to take place at a future time. अगर future time में होगा या फिर कोई condition लगी that is to be fulfilled, then that is agreement to sell. Contract of sale how made? So contract of sale is made by an offer to buy or sell goods for a price. एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है? दैट इज मेड बाय एन ऑफर, एक ऑफर देके टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस, एंड जब वो एक्सेप्ट हो जाता है दैट देयर मे बी इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है गुड्स की, इमीडिएट पेमेंट हो सकती है प्राइस की, या इमीडिएट डिलीवरी के साथ साथ इमीडिएट पेमेंट भी हो सकती है, या डिलीवरी या पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है, या दोनों चीजें पोस्टपोन भी हो सकती है। इसमें क्या होता है? ऑफर होता है परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए गुड्स, एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, दैट इज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी मेड, इसको किया जा सकता है राइटिंग में, बाय वर्ड, बाय माउथ, ठीक है, दैट इज जरूरी नहीं है कि राइटिंग में हो, पार्टली राइटिंग में हो सकता है, पार्टली बाय वर्ड और माउथ हो सकता है, ऑफ माउथ, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी, या फिर मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। So there are types of goods, one is existing goods, one is future goods. Existing goods का मतलब होता है कि अगर सेलर ने बायर को बोला कि ठीक है आई विल सप्लाई यू 100 bags of wheat, so that means कि 100 bags of wheat was lying with him, कि उसके गोडाउन में पड़े थे, those goods were existing at that time, वो गुड्स जो हैं उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी, so that are existing goods that are owned and possessed by the seller at the time of contract of sale. बट फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या है कि जब एग्रीमेंट हुआ उस टाइम पे गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, दैट इज टू बी मेड, जो गुड्स अभी बननी है, दिस इज टू टेक प्लेस, दैट इज नोन एज फ्यूचर गुड्स। सो द गुड्स विच फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी ईदर एग्जिस्टिंग, ठीक है, और फ्यूचर गुड्स। So there may be, whereby a contract of sale, the seller purports to effect a present sale of future goods. The contract operates as an agreement to sell. Section 7 and 8 is very, very important. This says that what is the effect अगर goods खराब हो जाती हैं, perish हो जाती हैं before making a contract. So if there is a contract for the sale of specific goods, अगर कोई contract है सेल के लिए, that is specific goods की सेल के लिए. So what is specific goods? Let's see the definition of specific goods that is defined under your section 2. 214 में हमें specific goods define किया गया. This means the goods identified and agreed upon at the time a contract is sealed is. जो गुड्स आइडेंटिफाई की गई हैं, एग्री किए गए हैं जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया गया, तो उनको हम क्या कहते हैं? दैट आर नोन एज द स्पेसिफिक गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को बोला कि आई विल सप्लाई यू 100 बैग्स ऑफ सीमेंट, कि मैं आपको 100 बैग्स ऑफ सीमेंट जो है वो सप्लाई करूँ. ए के पास गोडाउन में 1000 बैग्स ऑफ वीट रखे थे, उसमें से उसने 100 बैग्स ऑफ वीट पे जो है बी के सामने मार्क लगा दिया कि आई विल सप्लाई यू दीज 100 बैग्स ऑफ सीमेंट. So that means कि those goods are identified and agreed upon at the time a contract of sale is made. So this says अगर कोई contract है for the sale of specific goods, goods void होंगी if the goods without the knowledge of the seller have at the time when the good contract was made perished or become so damaged and no longer to answer their description in the contract. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्पेसिफिक गुड्स की सेल के लिए, ना ही सेलर को नॉलेज है, सेलर को नहीं पता कि जब उसने वो कॉन्ट्रैक्ट किया कि गुड्स पैरिश हो गए, डैमेज हो गए, कि दे आर नो लॉन्गर टू आंसर देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? दैट इज व्हाट
फॉर एग्जाम्पल लाइक वी हैव सीन कि ए ने जो है बी को कहा कि ठीक है मैं आपको ये 100 बैग्स ऑफ सीमेंट जो है मैं आपको सप्लाई कर दूं। उसको नहीं पता था कि बारिश आने की वजह से गोडाउन में पानी चला गया है एंड सीमेंट जो है वो खराब हो गया, दैट इज बैग्ड। उसको इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं थी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, दैट इज रूल। सेक्शन 8 डील्स विद गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है बट बिफोर सेल, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स, अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल होता है स्पेसिफिक गुड्स के लिए एंड सब्सिक्वेंटली जो गुड्स हैं बिना फॉल्ट के, ना तो सेलर का फॉल्ट है ना ही बायर का फॉल्ट है, वो पैरिश हो जाती हैं, ये इस तरह से डैमेज हो जाती है कि वो दे आर नो लॉन्गर टू आंसर द डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट, देन द एग्रीमेंट इज देयर बाय द। तो दोनों का कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए, ना ही सेलर का ना ही बायर, दोनों में से अगर किसी का भी फॉल्ट नहीं है तो एग्रीमेंट को अवॉइड किया। हाउ द प्राइस विल बी असर्टेन अंडर द सेल ऑफ गुड्स, कि इतना प्राइस होगा उसके सर्टेनमेंट कैसे होगी, दैट इज डेल्ट अंडर योर सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10। So the price in a contract of sale may be fixed by the contract, उसको पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स कर सकते हैं, मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन द मैनर देयर बाय एग्रीड, या फिर उसको कोर्स ऑफ डीलिंग जो पार्टीज के बीच में चलती है उस हिसाब से वो उसको जो है फिक्स कर सकती हैं कि वो इसी चीज के लिए वो आपस में डीलिंग करती आ रही है, वो इतना प्राइस पे कर रही है। So that may be determined by the course of dealing between the parties. Where the price is not determined in accordance with the foregoing provisions. अगर प्राइस नहीं डिटरमाइन हुआ अकॉर्डेंस विद द फोरगोइंग प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, तो बायर जो है वो एक रीजनेबल प्राइस करेगा, पे करेगा सेलर को। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्राइस नहीं पे करेगा, ही विल पे अ रीजनेबल प्राइस टू द सेलर। नाउ व्हाट इज द रीजनेबल प्राइस, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, वो डिपेंड करेगा ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच पर्टिकुलर। ऐसा नहीं है कि एक कोई फिक्स प्राइस है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रीजनेबल प्राइस, this is a question of fact that is dependent on the circumstances of each particular case. Agreement to sell at valuation. So this says when there is an agreement to sell the goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of a third party. अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है गुड्स को सेल करने के लिए, इन टर्म्स के ऊपर जो प्राइस है वो फिक्स किया जाएगा, थर्ड पार्टी उसको फिक्स करी, एंड ऐसी थर्ड पार्टी जो है वो फिक्स नहीं करती या ठीक है कैन नॉट, ये फिक्स नहीं कर सकती या फिक्स नहीं करती, तो एग्रीमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। Provided that if the goods or any part has been delivered and appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price. बट अगर कोई गुड्स डिलीवर हो गई है बायर को एंड उसने उसको यूज कर ली है, या कोई पार्ट गुड्स का डिलीवर हो गया है बायर को एंड ही हैज यूज्ड दोस गुड्स, देन ही विल पे अ रीजनेबल प्राइस ऑफ दोस। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस सेज वी हैव सीन कि अगर थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाई या उसने नहीं की, देन एग्रीमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। बट दिस सेज दैट सेक्शन 10 का सबसेक्शन 2 दिस सेज कि थर्ड पार्टी को अगर प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम मेकिंग द वैल्यूएशन, कि वैल्यूएशन जो है सेलर ने नहीं करनी दी, देयर वाज अ फॉल्ट ऑफ द सेलर, ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ सेलर थर्ड पार्टी इज अनेबल टू मेक द वैल्यूएशन, देन सेलर को जो है डैमेजेस पे करने होंगे किसको, बायर। सिमिलरली अगर बायर के फॉल्ट की वजह से थर्ड पार्टी वैल्यूएशन नहीं कर पाई, देन सेलर को डैमेजेस पे करने होंगे किसको, बायर। So what is written here is where such third party is prevented from making the valuation by the fault of the seller or the buyer, the party not in fault may maintain a suit for damages against the party in fault. Stipulations as to time. Unless a different intention appears from the terms of a contract, stipulations as to time of payment are not deemed to be the essence of contract. कि पेमेंट किस टाइम पे होगी, दैट इज नॉट डीम्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। वेदर एनी स्टिपुलेशन एज टू टाइम इज द कि क्या स्टिपुलेशन टाइम को लेके सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है या नहीं, वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पे। So this says unless a different intention appears from the terms of the contract.
stipulation as to time of payment are not deemed to be of the essence of the contract. Rule 12 is very important. This deals with conditions and warranty. अगर जो स्टिपुलेशन है, इफ दैट इज a contract of sale with reference to the goods, ठीक है, देयर मे बी स्टिपुलेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेशन होते हैं, तो स्टिपुलेशन में बी कंडीशन और ए वारंटी. कंडीशन का मतलब क्या है कि दैट इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, ए ने अगर कोई सपोज इज द बायर, शी हैज ऑर्डर्ड अ रेड साड़ी, इसने एक रेड साड़ी ऑर्डर की टू बी डिलीवर्ड ऑन 2nd of June ऑन हर वेडिंग डे. ठीक है, इसकी मैरिज थी एंड शी हैज ऑर्डर्ड अ साड़ी एंड सेलर ने कहा कि ठीक है, आई डिलीवर दैट ऑन 2nd of June. अगर सेलर इसको डिलीवर नहीं कर पाया 2nd of June को, then this is a stipulation, this is a condition that is essential to the main purpose of the contract, because जो इसका purpose था, she want to wear this on the day of her wedding, so that was totally खत्म हो गया. So that is the condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. Whereas अगर यहीं पे हम अगर suppose A ने जो है, A has ordered a overcoat to be delivered by 2nd of June, बट सेलर उसको 2nd जून को नहीं डिलीवर कर पाया, सो देन दिस इज अ वारंटी, बिकॉज विंटर सीजन के लिए ऑर्डर किया था. दैट इज नॉट कि कोई असेंशियल नहीं था, दैट वाज स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट इज ठीक है. अगर कोई स्टिपुलेशन कंडीशन है या वारंटी है, दैट डिपेंड्स इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. ये कैसे पता चलेगा कि ये स्टिपुलेशन जो है, दैट दिस इज द कंडीशन और दिस इज द वारंटी? दिस विल डिपेंड इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई कंडीशन की ब्रीच करता है, लाइक वी हैव सीन इन द फर्स्ट केस, देन दिस गिव्स कि इसके लिए जो है ए कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है. सो द ब्रीच ऑफ विच गिव्स द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड. बट इन सेकेंड केस, लाइक वी हैव सीन इन केस ऑफ वारंटी, अगर कोई ब्रीच करता है, this gives the right to claim for damages. ये राइट देता है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, बट यहाँ पे गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता एंड ना ही कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट किया. This is very, very important, whether it's your pre-exam, whether it's your mains, what is condition, what is warranty, what are the consequences of condition or warranty, that is given under your section 12. Further, this is when condition to be treated a warranty. कब हम एक कंडीशन को एक वारंटी दे सकते हैं? So, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, that is subject to a condition to be fulfilled by the seller. Suppose there is a contract of sale, कोई कंडीशन थी जो सेलर ने फुलफिल करनी थी. बायर वेव कर सकता है ऐसी कंडीशन को. अगर बायर वेव कर देता है ऐसी कंडीशन को, देन और इलेक्ट कर सकता है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ही विल ट्रीट एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी. So then the contract is not a ground for treating the contract as repudiated. तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, सेलर ने कोई कंडीशन फुलफिल करनी थी, तो बायर उस कंडीशन को वेव ऑफ कर सकता है एंड ही कैन ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, वो सेवरेबल नहीं है एंड बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, उनके पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया, एंड ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर can only be treated as a breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of the contract express or implied to that. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता एंड बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, एक पार्ट को एक्सेप्ट कर लिया, देन जो ब्रीच है कंडीशन की, अगर कोई ब्रीच हुई है किसी कंडीशन की, दैट इज टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, can only be treated as a breach of warranty. Then उसके लिए गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, treating the contract as repudiated unless कोई कॉन्ट्रैक्ट हो एक्सप्रेस या implied. So we have studied under this up to your section 13 we have studied. So we have seen a number of things in this. What is a contract of sale? That is defined under your section. What is sale? What is agreement to sell? एक कॉन्ट्रैक्ट
A contract is how made, how the price will be determined under a contract. So goods perishing before making the contract, goods perishing before sale but after agreement to sell. So all these things we have studied, and what is condition, what is warranty. So up to section 13, just revise these sections. So further we'll do in our next lecture, learners. Before I end this lecture, you can just follow me on the Telegram channel. Link आपको जो है description box में मिल जाएगा. Apart from this, don't forget to join this batch. This is a rapid revision batch for your that will cover your prelims syllabus. The offer price is only 14,000 by using this. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी पे प्राइस हाइक होने वाला है, सो यू कैन सेव अप टू 40% ऑफ ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन. आप सब्सक्रिप्शन के ऊपर 40% सेव कर सकते हो. So this is the price that you can see, and you can just use this code to save the money. बिहार जुडिशरी का पेपर आपका थोड़ी very less days are left. So this is the special, that is free mock test that is Unacademy is conducting on 30th of May. इसमें 1 लॉ प्लस 1 जीके जीएस का टेस्ट होगा, इंग्लिश प्लस हिंदी लैंग्वेज दोनों में. So you can just give this test totally free of cost. ठीक है, आप इसमें एनरोलमेंट करवा सकते हो. And apart from this, this is the comprehensive batch that is starting on Unacademy, that has just started on 25th of May. 12 months का batch है. You can just join this batch by scanning this. Thank you so much, learners. I'm just ending the session here.